नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज संभाग। न्यूज संभाग का कार्यक्रम शून्य से सफलता। आज इसको लेकर हमारे साथ हैं करौली जिले के कसरा निवासी कैप्टन कमल राम। कैप्टन कमल राम की कहानी ये है, एक गांव से निकले जो घनघोर अभावों में जंगल का गांव है। 7 महाद्वीप की यात्रा कर चुके हैं अपने सरकारी कार्य के दौरान। इन्होंने बचपन में संघर्षों के बीच अपनी पढ़ाई की। ये कह सकते हैं नाबालिग थे तभी इनकी शादी हो गई, लेकिन इन्होंने एक जुनून था हायर एजुकेशन का, उससे सफलता प्राप्त की और आज 7 महाद्वीपों की यात्रा कर एक बड़े चर्चा में आए हैं। इनकी पत्नी भी पंचायत समिति मासरपुर से चुनाव लड़ने की इच्छुक है और इसके मुद्दे को लेकर मैं आज इनके साथ विशेष चर्चा कर रहा हूँ। कैप्टन कमलनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ पहले आप अपनी कहानी सुनाएं। आपकी कहाँ से पढ़ाई शुरू हुई, कहाँ आप गए, किसका रोल अदा रहा, आपको कैप्टन कैसे बने, फिर आप और मतलब चर्चा करेंगे। मेरी पढ़ाई जैसा कि कसारा गांव में प्राइमरी स्कूल था, तो प्राइमरी एजुकेशन मेरी गांव से हुई, कसारा से। उसके बाद में 6ठी 7वीं 8वीं मिडिल तक गोबराडा पंचायत हेडक्वार्टर गोबराडा पर में पढ़ाई हुई थी। उसके बाद में 9th 10th उस जमाने में 9th क्लास से सब्जेक्ट लिया जाता था, तो मैथमेटिक्स मासलपुर में थी उस समय। तो 9th और 10th मैंने मासलपुर से की थी। अप डाउन करते थे, 5 किलोमीटर आना 5 किलोमीटर जाना। और एक मैं ईश्वरीय शक्ति का शुरू से ही उपासक हूँ, हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। और मैं भक्त नहीं कह सकता बहुत बड़ा, लेकिन मेरी आराधना है शुरू से। और उस जमाने में भी कैसे भी सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी होती थी, तालाब पे जाके हनुमान जी को आराधना करके उसके बाद ही मैं स्कूल जाता था। ये मेरी बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट ही कह सकता हूँ, क्योंकि किसी की प्रेरणा उसी की प्रेरणा से होता है सब। तो इसके करके फिर मैं स्कूल जाता था और आके फिर पढ़ाई करते थे। लाइट का भी अभाव था उस टाइम पे, लाइट नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पढ़ाई का एक जुनून था, संघर्ष किया। और उस टाइम पर ही मेरी संबंध हो गया था मैंगरा से, जब मैं 9th क्लास में था। और 11th में जाके शादी हो गई। और उसके बाद मैं बीएससी कर रहा था। तो उसके बाद में मासलपुर सी एजुकेशन के बाद में मैं 11th में करौली आ गया। आप 11th में करौली आए। हाँ जी। आप कैसे पढ़ाई करा करते थे जो आज का युवा नहीं कर पा रहा है? आप क्या मेहनत किया करते थे? घर से कोयला लाना? हाँ, तो गांव में उस टाइम पे देखो, एक तो ये गैस वगैरह कोई आधुनिक सुविधा थी नहीं। खैर वो एक जमाने की बात है, एक समय की अनुसार चलना पड़ा। तो हम लोग हमारे पिताजी के साथ में कोयला वगैरह बनाते थे लकड़ी से, और उनको साथ में चंडपुरा तक पैदल लाते थे, उसके बाद बस में रख के कमरे तक पहुंचते। तो ये सब संघर्ष था। और उसके बाद भी हम कड़ी मेहनत, लगन इतनी ज़्यादा थी कि हमें मेहनत करनी है और कैसे भी एक हायर एजुकेशन प्राप्त करनी है। तो ये हमारी शुरू से मेरी खुद की लगन थी। और आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा पढ़ाई के दौरान? पढ़ाई के दौरान सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल जो वित्तीय समस्या थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे पिताजी खेती बाड़ी का ही काम करते थे और कुछ काम धंधा था नहीं। मेरी बड़ी सिस्टर है, वो भी पढ़ाई थी, उनकी शादी भी मेरे उस पहले हो गई थी। तो उससे हमारी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, खेती बाड़ी में कुछ होता नहीं था ऐसा खास। तो उनकी परवरिश में और उनकी शादी में जो भी था वो खर्च हो गया। तो उसके बाद में फिर हम उधारी पे लेके और कर्जा से लेके ही हमारे पिताजी जैसे तैसे हमारी पढ़ाई की व्यवस्था करते। और थोड़ी भी ज़्यादा आवश्यकता होती तो जो साहूकार हैं, गांव के अच्छे लोग भी हैं, तो वो हमारी मदद करते। उसमें सबका सहयोग रहा है, मैं मानता हूँ। लेकिन पिताजी का बहुत बड़ा विश्वास था, पढ़ाई के प्रति उनका जुनून, उनका भी जुनून है, जो कि आज हम इस मुकाम पर हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी मेहनत और लगन थी उनकी। 40 साल पहले आपकी बहन भी 10वीं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बड़ी 40 साल पहले 10वीं पास? 40 साल पहले हमारी सिस्टर, हमारे पिताजी ने पढ़ाई, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में शायद उस एरिया में कोई पहला रिकॉर्ड था। कोई बच्ची को भी पढ़ाना नहीं चाहता था, पिताजी ने वो भी पढ़ाई। वो आज टीचर हैं। एक सिस्टर हमारी नर्स है और आंगनबाड़ी में भी हैं। तो 6 भाई बहन हैं हम, तो सभी अपने पैरों पर खड़े हैं। एक भाई आपके सहायक बनता है लूरोज में? हाँ, छोटा भाई है, 2 भाई हैं। छोटा भाई सहायक बनता है, जो अभी लूरोज 132 ग्रेड पर। देखिए, आपको ये कहानी जब शुरू हुई, आपने बीएससी कर ली। बीएससी करने वाला मास्टर बनना चाहते थे या मास्टर बन गए? हाँ, एक्चुअली वो कहानी क्या है, फिर हम मर्चेंट नेवी पहुंचे, वो आप सुनाइए। बीएससी के बाद वो बीएड की तैयारी कर रहे थे। तो बीएड के टाइम पर
उस टाइम पे तो बीएड कोटा से होती थी, तो जैसे ही उसमें सिलेक्शन मेरा हो गया था तो हमारे पिताजी का कहना था कि आप हेडमास्टर बन गए, सेकंड ग्रेड तो मिलेगी, आप जॉब करो। अब भैया हम तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमारी स्थिति थोड़ी कमजोर है, आगे तो पढ़ाई हायर एजुकेशन में ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो मैंने उनसे विनती की थी, मैंने कि मेरा कम से कम एमएससी करने का प्लान था, तो एमएससी करा दो आप, तो कम से कम कॉलेज प्रोफेसर और एक हायर एजुकेशन हो जाएगी, अच्छा नौकरी हो जाएगी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने माना कि चलो ठीक है आपकी मर्जी। आज के युग में जब किसी को मामूली नौकरी मिल जाती है तो पहले वो नौकरी करता है, आगे की हायर एजुकेशन नहीं सोचता है। तो लेकिन आपने उस जमाने में भी उस नौकरी को छोड़कर और हायर एजुकेशन ये क्यों अपनाई, ये क्या मकसद था? मेरा मकसद यही था कि हायर एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में हम नौकरी तो कर ही लेंगे, क्योंकि मुझे खुद पर आत्मविश्वास था, मेरी मेहनत पर और खुद पर आत्मविश्वास था कि यहाँ तक सीमित रह जाऊंगा तो एक बार नौकरी लगने के बाद में फिर शायद तैयारी नहीं हो पाएगी, गृहस्थी के उसमें फंस जाएंगे। तो इससे मैंने हायर एजुकेशन मुझे करनी है, एमएससी के बाद सारे रास्ते खुले रहते हैं, सारी पढ़ाई हो जाती है, सारी डिग्री आ जाती हैं, उसके बाद में जो चाहे हम कर सकते हैं। तो मेरा मतलब ये था कि पहले एमएससी करूं। तो एमएससी भी बहुत बड़ी डिग्री होती थी उस जमाने में, आज भी है, जो फिजिक्स से जो गिने चुने कॉलेजों में और लिमिटेड सीट में आज की तारीख में भी है। तो मेरा प्रोफेसर बनने का तो मिनिमम इरादा था। तो ये मेरी खुद का जुनून और खुद की काबिलियत और या बोल सकते हो आत्मविश्वास के कारण मैं वहां तक पहुंचा। मतलब बड़ी सोच रखी आप? बड़ी सोच रखी हमेशा। आज भी मैं कहता हूँ, जब हमारे रिश्तेदारों में या कोई कहता है कि नहीं ये नौकरी तो ले ले तू कैसे भी, तो मैं उसका विरोध करता हूँ कि नहीं, पहले एजुकेशन और कराओ, बच्चा अगर कैलिबर है तो उसको आगे पढ़ाओ, हायर एजुकेशन लो, उसके बाद ही नौकरी तो मिल जाएगी। अगर आप बच्चे में पढ़ाई का जुनून है और आप खर्चा कर सकते हो। हमारे जमाने में तो खर्चा करने की भी वो नहीं थी, सीमा ही नहीं थी, मतलब खर्चा करने की हमारी वो नहीं थी, पैसा ही नहीं था। फिर भी हमने संघर्ष करके और पैसा लेके, कर्ज लेके भी हमारे पिताजी ने पढ़ाया और मेरी कहने पर उन्होंने उस पर ध्यान दिया। और आज तो सब कुछ होते हुए भी गार्जियन भी सोचते कि नहीं नौकरी तो ले ले, छोटी मिल रही है इसको ले ले, तो मैं उसका विरोध करता हूँ आज भी। तो क्या ये गार्जियन में और बच्चों में दोनों बदलाव आया है? दोनों में गार्जियन तो शायद इसलिए चिंतित हैं कि चलो एजुकेशन पढ़े लिखे बच्चे ज्यादा हो गए तो नौकरी लगे नहीं लगे, गार्जियन तो। लेकिन मैं बच्चों के ऊपर ज्यादा कहना चाहता हूँ, उनको खुद को आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास की कमी है, जब भी वो डरते हैं या छोटी नौकरी लेने को तैयार है, तो आत्मविश्वास सबसे बड़ी बात है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मुझे अगर थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलता है या पैसे की फैसिलिटी दे तो मैं प्रशासनिक सेवा में मतलब 100% सफलता अर्जित कर लेता। किसी न किसी प्रशासन तो जैसे आप लोग जब मेहनत किया करते थे तो आपके बच्चे जो मिलने जुलने वाले नई पीढ़ी जो है वो इतनी मेहनत कर पा रही है, संघर्ष नहीं कर पा रही? क्या हमारे मार्गदर्शन के बावजूद, हमारे कहने के बावजूद, क्योंकि हमारे रिलेशन में है सारे और जो भी मिलने जुलने वाले हैं गांव के हैं, मैं देखता रहता हूँ कि हमने इतनी कठिन परिस्थितियों में ये सब किया और एक अचीवमेंट प्राप्त किया। और आजकल की जनरेशन है, जो हमारी बच्चे देख लो, रिश्तेदारों में देख लो, गांव में देख लो, एरिया में, सभी जगह हमने देखता रहता हूँ, कहता भी हूँ, तो मुझे तो बहुत अभाव निकल जाता, बहुत दुख होता है। अब इसका कारण कुछ भी या तो ये मीडिया का भी या फिर सोशल मीडिया से पब्लिक जो आजकल की जनरेशन है ये हो सकता है उससे प्रभावित हो, जो कि सही, उसमें सही भी चीज है, गलत भी चीज है। तो मेरा मानना है कि वो सही चीजों को ना ग्रहण करके गलत चीजों की ओर या जो फालतू चीज है, टाइम पास चीज उसको बोल सकते हो, उनमें समय बर्बाद ज्यादा करते हैं। और इसी का कारण है कि उनका ध्यान डाइवर्जन होता है, उनका टारगेट नहीं है, कोई फिक्स टारगेट नहीं है, कोई अच्छी वो नहीं है। जैसे मेरा टारगेट था कि मुझे एमएससी करनी है जी भाई, बीएससी मेरे पिताजी तो जानते नहीं थे बीएससी किसको कहते हैं, एमएससी किसको कहते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं था, ना कोई और कहने वाला था और ना कोई मुझे सलाह दी थी किसी ने कि तू एमएससी करके क्या है। लेकिन मेरा खुद का ही अचीवमेंट था। आज हम सलाह देके भी बच्चों को या जानकार को, रिश्तेदारों के बच्चों को तो सलाह नहीं मानना चाहते, जबकि हमें तो खुद में ही ऐसी रुचि थी। तो फिर ये सब सुन के देख के तो दुख तो बहुत होता है। 2009 में आपकी नौकरी लगी? 2000 कैप्टन 2009 बने आप? 2009 में कैप्टन बना। कैप्टन से पहले आप इस नौकरी में कैसे पहुंचे, वो कहाँ से आपको? देखो, उसमें मैंने बताया कि ना तो कोई गॉडफादर था, ना कोई सलाह मशवरा था, ना कोई रिश्तेदारों में जानकारी थी, क्योंकि वो जमाना भी अलग था। 30 साल पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। आजकल तो प्राइवेटाइजेशन का जमाना है, नए नए प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह खुल गए हैं मर्चेंट नेवी के, तो उसमें सभी को जानकारी लगभग अभी होने लग गई। लेकिन हमारे जमाने में सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थी, जहाजरानी जिसको बोलते थे, उसी के थ्रू सिलेक्शन होता था, या फिर एक राजेंद्रा करके था, MS राजेंद्रा जी, तो उससे पहले चाणक्य आया था उसके बाद में। तो ये 2 इंस्टीट्यूट के थ्रू ही सिलेक्शन होता था। तो हमारा तो BSc क्या था कि जहाजरानी ने वैकेंसी निकालती थी हर साल, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लेवल की थी ये नौकरी, उसमें ये नहीं था।
ना कोई रिजर्वेशन का ऐसा सिस्टम था इसमें, ना पहले था, ना हमारा रिजर्वेशन में अब भी है उसमें, ना कोई प्रमोशन है उसमें। हमने जितने भी एग्जाम दिए हैं उसके बेसिस पर, अपनी काबिलियत पर ही जितनी प्रमोशन एग्जाम पास करके ये मुकाम पाया, जिसमें कोई रिजर्वेशन का आज तक कोई प्रमोशन या कोई पदोन्नति वाला कुछ भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल सर्विस है। जी। तो जब आप हिंडौन जा रहे थे तो कोई अखबार में विज्ञप्ति आई? हाँ, पेपर पढ़ने का मेरा शौक था शुरू से ही। तो उस टाइम पे नवभारत टाइम्स आता था, उसमें एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट निकले थे 3-4 पेज के। तो वो मैं हिंडौन से भरतपुर तक के सफर में उसको पढ़ता गया, तो उसमें मैंने देखा कि इसमें बीएससी फर्स्ट क्लास मैथमेटिक्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है और बॉम्बे में ट्रेनिंग होगी, और उसमें सारा डिटेल हुआ था कि इतनी 3 साल की जहाज पे ट्रेनिंग होगी, फिर एग्जाम लगेगी, फिर उसके बाद में ऑफिसर्स सेकंड ऑफिसर से स्टार्ट होगी आपकी इतना। उस टाइम में सेकंड ऑफिसर का बेसिस 15,000 दिया था उस समय में, और कैप्टन बनने पे 1 लाख का कुछ ऐसे लिखा था। कैप्टन बन जाओगे तो आपको 1 लाख की सैलरी होगी, जो कि एक सपना था 30 साल पहले। कोई भी नौकरी, मतलब यहाँ पर भी कोई आप देखो कॉलेज प्रोफेसर वगैरह 10,000 से ज्यादा कोई नौकरी उस टाइम नहीं। तो मैं भी अचंभित हुआ था कि ये कौन सी नौकरी है, तो इतना बड़ी तनख्वाह और ये वो सब। तब आपको सिलेक्शन हो गया? हाँ, आप एग्जाम देके आए, टेलीग्राम आया? हाँ, नहीं, पहले मैंने फॉर्म अप्लाई किया, फिर उन्होंने एग्जाम के लिए बुलाया, रिटर्न एग्जाम के लिए। मैं बॉम्बे गया, तो जैसे तैसे बॉम्बे पहुंचे। क्योंकि यहाँ से कुछ ज्यादा देखा नहीं था, हमने ट्रेन में पहली बार बैठे, बॉम्बे पहली बार पहुंचे, स्टेशन पे देख दाके पूछ के और इंस्टीट्यूट पहुंच गए थे साकीना का पवई, और वहां पे फिर हमारी रिटर्न एग्जाम हुई। रिटर्न एग्जाम होके हम 3 दिन वहां रुके, फिर उसके बाद वापस आ गए। फिर हमें कॉल लेटर आ गया, टेलीग्राम आया था, टेलीग्राम की आप रिटर्न में पास हो गए और अभी आपका साक्षात्कार है। तो फिर हम इंटरव्यू के लिए बुलाया दोबारा, और इंटरव्यू के लिए दोबारा फिर ट्रेन से पहुंचे। तो वहां पे मैडम कामा रोड जो सी फेस पे हमारी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिस है 14 मंजिला, वहां पे मेरा इंटरव्यू हुआ हमारे सभी साथियों का, जो भी ऑल ओवर इंडिया से गए थे। और वहां फिर उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हुआ तो जश्न का माहौल होगा आपको, पहली बार तनख्वाह आई है, क्या रहा उसमें? बहुत ही बड़ा सिलेक्शन, बहुत ही बड़ा माहौल था, इतना खुशी का पल था कि उसको बयान करना मतलब अभी भी वो मुझे ऐसा सपना सा लगता है। क्योंकि अब जब मुझे वहां पूछते हैं, क्योंकि मैं कैडेट सेगमेंट हुआ, फिर ऑफिसर बना, तो वहां पे कैप्टन, उस जमाने में कैप्टन वगैरह या जो भी पूछते थे कि आपका जहाज शिपिंग में कौन है, मैं बोलता मेरा तो कोई नहीं है। तो आपके फादर, आपकी शादी तो 2000 उसमें 9वीं पढ़ता भी हो गई? 9th में संबंध हुआ और 11th में पढ़ा था जब शादी होगी। और बीएससी में बच्ची हो गई? बीएससी मेरी एग्जाम चल रही थी उस टाइम में, पहली बच्ची का जन्म हो गया। बच्ची हो गई, वह भी 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई? हाँ जी। भाभी जी, आप ये बताओ, जब ये विदेश जाते थे तब आपके बारे में क्या विचार था आपका? ये विचार था कि भाई नौकरी जरूरी है सबसे पहले। नौकरी तो सब चीज है। आप भी विदेश रहेंगे सर कभी? नहीं, ये बार गई मैं। ये कहाँ गई आप? इंडोनेशिया और इधर एशिया में गई थी। हाँ, इंडोनेशिया गई आप? पहली बार क्या आपको महसूस हुआ पहली बार आप गई जब गांव से, एक मेंगरा गांव की लड़की अगर इंडोनेशिया जाती है, क्या लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, आप अपने देश में वहाँ ऐसा क्या अंतर है आपने देखा? वो तो सबसे बढ़िया आपको यही अच्छा लगा भाई, इनको तो यही अच्छा लगा सबसे बढ़िया। वहाँ बड़ी खास अच्छा लगा आपको, है ना? अच्छा, आप सब जैसे यात्रा पे जब जाते हैं जहाज को लेकर, कितने देशों की यात्रा कर चुके हैं? मैं 7 महाद्वीप की यात्रा कर चुका हूँ। जैसे आप एशिया के जो भी समुद्र से टच हैं, समुद्र से जो कनेक्टिव जितने भी देश हैं, जैसे आप लगा के यहाँ से स्टार्ट करो, इंडोनेशिया है, ताइवान है, थाईलैंड है, साउथ कोरिया है, जापान है, चाइना है, ये सारे इधर से स्टार्ट हो गए। फिर पूर्वी यूरोप के जितने भी देश हैं, रशिया, टर्की वर्की जो भी है, ये सारे मैंने भ्रमण कर लिया। उसके बाद में मध्य यूरोप में, यूरोप पूरा हो गया। तो 7 महाद्वीप, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, फिर आपके साउथ अमेरिका के जितने भी देश हैं, जैसे ब्राजील है, अर्जेंटीना है, चिली है, ये सारे देश उधर से होके फिर आपके अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका से। अच्छा, थोड़ा ये बताया, संक्षिप्त में बताओ कि आपको और हमारे उन देशों में अंतर क्या नजर आता है? वो बहुत से आगे विकास पे आप कुछ बढ़ गए, कुछ पीछे भी है, क्या अंतर आपको नजर आता है? वो सभी तरह के, जैसे अफ्रीका वगैरह में अभी भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, काफी जगह है। लेकिन अगर आप बात करें एशिया में, अगर अभी चाइना का अगर आप बात करते हैं, तो हमसे पीछे ही था वो पहले, 20-30 साल पहले। आज की स्थिति में देखो तो इतना डेवलपमेंट किया है, इतना डेवलपमेंट किया है कि आज उसके सामने और जो एडवांस कंट्रीज है वो भी कहीं नहीं लग रही है। और जापान
की तो बात ही अलग है। जापान का जो डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यहाँ बिल्कुल जीरो है। जीरो है हमारे यहाँ जीरो कह सकता हूँ मैं। हाँ। आप पॉलिटिशियन से लेके और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं उनसे लेके किसी से भी देख लो आप, टाइम मैनेजमेंट की वही बात करते हैं। और जब मैं जाता हूँ या फिर ऐसी कोई बात होती है कि चलो इस टाइम पे आपको आना है, ये काम ऐसे करने हैं, तो वो टाइम तो मिनटों में तो छोड़ो, घंटों में और कभी तो दिनों में भी इधर उधर हो जाते हैं। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल ही व्यवस्था नहीं। और सबसे बड़ा कारण मेरा पेशेंट का हमारे यहाँ का यही मैं मानता हूँ कि हमारे टाइम मैनेजमेंट की बिल्कुल अभाव है। टाइम और अनुशासन नहीं है। टाइम और अनुशासन बिल्कुल नहीं है। जापान में के बराबर अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट आज कहीं भी नहीं है विश्व में, ये मैं कह सकता हूँ चैलेंज के साथ। मैंने देखा है, मैं रहा हूँ वहाँ पे। 2 जहाजों की मैंने डिलीवरी लिया नागासाकी से, नागासाकी यार्ड से 2000 में ली थी एक तो, और 2001 में शुरू में सेकंड ऑफिसर था जब। तो वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट इतना, एक एक मिनट काउंट करते हैं वो लोग, और सबसे ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ क्या है, एंजॉय करने को भी थोड़ा बुरा मानते हैं कि तो एंजॉय कर रहा है। एंजॉय का मतलब थोड़ा घूमना, सैर सपाटा या जैसा भी बात है XYZ है, उसको हमारे यहाँ बुरा मानते हैं। लेकिन वो लोग सबसे एडवांस हैं, एंजॉय में भी सबसे एडवांस हैं। अपना समय आराम से बिताते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, और पार्टी वार्टी करना सब शौक है। लेकिन जब टाइम की और काम की बात आती है उनके आगे सब है। मतलब उन्होंने बोल दिया कि 8 बजे आना है तो शार्प 5 मिनट पहले 8 बजे से आ जाएंगे, काम करेंगे पूरा, और 5 बजे तक करना है तो 5 बजे से 2 मिनट पहले ही बंद करके दुकान और निकल जाएंगे। टाइम उनका टाइम इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग फॉलोअर है, अनुशासन बहुत ही अच्छा है। और ये अनुशासन आप में भी है? ये अनुशासन मुझ में भी है। अभी जी, ये अनुशासन आपको परेशान करता है क्या? आप में कितना अनुशासन है? अच्छा ये बताओ बाबू, आप कैप्टन है, नौकरी कर रहे हैं, अब राजनीति में इच्छा जागृत क्यों हुई आप लोगों? क्या करना चाहते हो आप? अपनी पत्नी को क्यों मैदान में लाना चाह रहे हैं? देखो उसके कारण मैं आपको क्लियर बता देना चाहता बताओ। हूँ। जैसा कि आपको आप भी उससे पूरे अच्छी तरह से जानकार हैं, हमारे क्षेत्र से आप भी यहीं के, मैं भी यहीं पला बड़ा हूँ, सब चीज़ देखी है। और मैं अमेरिका, यूरोप, सारे कॉन्टिनेंट में 10-5 दिन रुका भी हूँ। सब जगह आने में, जाना, ट्रेवल करना, ये सब चीज़ मेरा या 30 साल 25 साल से ज़्यादा हो गई। तो मैंने सब चीज़ में एक ही चीज़ देखी कि हमारे यहाँ अनुशासन, कार्य करने की जो शैली है वो, और अपनों के प्रति जो लगाव और वफादारी बिल्कुल ना के बराबर लगी है। जैसा कि हमारे क्षेत्रों में आप भी देख रहे हो, कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लो, बात आती है विकास की, डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट के नाम पर जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी PWD डिपार्टमेंट देख लो, नरेगा डिपार्टमेंट देख लो, या XYZ कोई भी डिपार्टमेंट से काम जो भी आता है, फिर बाद में कार्यकारिणी गठन होती है कि ये कार्य इसके अधीन होगा, ये इसको कार्य करवाएंगे। अब उस काम को करवाने में आप क्षेत्र में उठा के देख लो, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हमारी पंचायत समिति को लेकर देख लो। चलो अभी 18 पंचायती हैं, पहले करोड़ी पंचायत समिति हुआ करती थी, उसमें करीब 30-35 पंचायत होंगी, आज 18। तो उनमें क्या है, जो भी काम करने की जो शैली है, किसी में ये अपनत्व की भावना नहीं कि ये मेरा क्षेत्र है, मैं यहाँ से पला बड़ा हूँ, ये मेरे काम आएगा तो इसमें मुझे काम तो करवाना ही चाहिए। ये बिल्कुल, मैंने तो लगभग ये नहीं कह सकता मैं 100% कुछ चीज नहीं होती, 100% ना तो इधर की साइड में होती ना इधर की साइड में होती, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है ये कमजोरियां हम लोगों की हैं, और उनको दुरुस्त करने के लिए, इसको व्यवस्थित करने के लिए मुझमें ये राजनीतिक प्रेरणा जगी है, और मैं उसका 100% प्रयास करूंगा, क्योंकि उसमें मुझे पता है कि इन चीजों को करने में आपको काफी विरोध भी झेलने पड़ते हैं। ये विरोध मेरे अभी से चालू हो गए हैं एक्चुअली। अच्छा, चुनाव क्षेत्र में 1 साल हो गई। ये अलग बात है कि अब चुनाव पेंडिंग होते जा रहे हैं। ये अभी पिछले अक्टूबर में आया था, 2 अक्टूबर निकल गया। तो 1 साल में मैं आज चुनाव है, कल चुनाव, उसमें चलो कोई नहीं। अब क्षेत्र का दौरा करके मैंने ये महसूस किया कि अभी मैं जो कहता हूँ, जैसे आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई 100% सही है, अभी कह रहा हूँ क्या 100% गलत है, कुछ ना कुछ है, लेकिन ज्यादातर जो परसेंटेज देखी है। अब ये बात करते हैं कि हमारे क्षेत्र में पानी का अभाव है। पानी के लिए गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, बेतहाश खर्चा हो रहा है पानी की, उसमें कि इसकी पानी की समस्या का समाधान हो। पानी की समस्या का समाधान वहां से पास हो गया, अब आ गए यहाँ जिले लेवल पर, जिले लेवल के बाद में आएगा ब्लॉक लेवल पर, पंचायत समिति लेवल पर। अब वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारी तो अधिकारी हैं, हमारी कर्मचारी हैं, हमारी राजनेता हैं, हम ही मान लो, मुझे ही मान लो। तो ये कमी किसकी मानता हूं मैं? हमारी कमी मानता हूं।
कि जब तो व्यवस्था इसको क्या बदलना चाहते हो आप? बिल्कुल बदलना चाहता हूँ। क्या प्लान है बदलने का आपके पास? प्लान ये सिस्टम है को कि कैसे बदलोगे आप? मेरा प्लान ये है कि जो गवर्नमेंट से 100 रुपए भी आ रहे हैं तो वो 100 के 90 रुपए भी तो लग जाए। हाँ। 90 रुपए भी लग गए तो आपको 100% बदलाव होगा और 100% आपको धरातल पे काम दिखेगा। हाँ ये है और ये विकास है, इसको विकास कहते हैं। विकास का मायना क्या है? विकास का मतलब ये तो नहीं है कि राजनेता आ गया अपनी जेब से लगा रहा है, वो तो नहीं लगाता। विकास का मतलब ये है जो सरकार की योजना है, सरकार का जो फंड है, जो किसी भी एक क्षेत्र में जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, होना चाहिए, उसको आप सही तरह से लगवा दो, यही विकास है। और अगर उसको 100 रुपए आए, उसमें से आप 10 रुपए लगाओ, 90 रुपए का पता ही नहीं है और कह दिया कागज पूर्ति हो गई, तो हमारा देश तो खुशहाल हो गया, पेपर में खुशहाल हो गया और यहाँ धरातल पे जाके पानी नहीं है। पानी ये आपका प्लान है? ये मेरा प्लान है। तो भाभी जी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। भाभी जी आपका क्या प्लान है? आपने क्या सोचा है? मैंने ये सोचा है कि विकास होना चाहिए। जो 50 साल को लगा उनको देश का जैसे जैसे रखे। आपके एरिया में कुछ परिवर्तन आया क्या? आपसे बताओ। अब तक कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं है? हाँ। आपके पीयर मेंगरा गांव में जब आप पढ़ती थी, अब से लेकर क्या परिवर्तन आया है? कुछ नहीं आया, जैसे ये पहले जैसे ये। और पीयर और ससुराल में कोई अंतर गाँव? कोई अंतर नहीं है। तो आप क्या काम करना चाहोगे उन्हें विशेष, अगर आप आए तो क्या सोचा है आपने? ये सोचा है सब चीज विकास कराओगे, सब चीज की सुविधा, पानी की, रोड की, हाँ। लाइट की, जो चीज है वो सब चीज की सुविधा। सब चीज सुधर। कहना जब लास्ट प्रश्न आपसे, आपके जीवन की ऐसी कोई सुखद घटना जिसको आप बताना चाहते हैं कि मेरे जीवन की ये सुखद घटना है, इसको मैं याद रखना चाहता हूँ? इस माहौल से निकल के जब मेरी पहला पोस्टिंग हुआ था, वो भी मर्चेंट नेवी में, हमारे जिले में पहला पोस्टिंग था ये उस जमाने में। जिले में पहला? जिले का ही पहला पोस्टिंग था, जिस किसी को आइडिया नहीं था। और वो एक चमत्कार से ही मानता हूँ मैं, जो कोई घड़ी ऐसी आई थी और उस टाइम पे मैं सक्सेस हुआ। ये हनुमान जी की कृपा और आप बड़ों का आशीर्वाद, माँ बाप का बहुत बड़ी मेहनत और उन्हीं का फल मानता हूँ मैं। सुखद घटना और दुखद घटना ऐसी जिसको आप भूलना चाहते हैं? मेरी बच्ची की मौत सबसे बड़ी दुखद घटना है, उसको मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इससे बड़ी दुर्घटना शायद मेरे जीवन में ना तो हुई ना शायद होगी। MBBS कर रही थी बच्ची? MBBS हो गई, MBBS हो गई, PhD भी हो गई। 25 साल की 25 साल की शादी करना चाहिए। अभी 5 ये साल थे की। कैप्टन कमल राम और उनकी धर्मपत्नी, जिससे विस्तार से हमने चर्चा की। आप सब लोग जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।